नमस्कार दोस्तों, 17 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे, चाइनाज राइज एंड फॉल एट द यूएन। क्या बताया गया इसमें? देखिए, यहाँ पे बताया गया कि कैसे चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, कैसे ये 5 मेंबर्स आए, कैसे चाइना ने ओवर द कोर्स ऑफ ईयर अपनी जो वैल्यू है वो यूनाइटेड नेशंस में बढ़ाई है, ज़्यादा पैसे दे के, अपने आप को इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग करके, यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बना के। पिछले कुछ सालों में और स्पेशली इस कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद यूनाइटेड नेशंस में जो चाइना की स्टैंडिंग है वो कुछ गिरती नजर आ रही है। वो क्यों गिरती नजर आ रही है और उसको इंडिया कैसे कैपिटलाइज कर सकता है? और एक्चुअली में ये जो मेंबरशिप दी गई थी आपकी, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना को दी गई थी, ना कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको पता है ना रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या थी? कोमिंटांग पार्टी, केएमटी पार्टी। सिविल वॉर हो गया चाइना में, उस सिविल वॉर में कोमिंटांग पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। कोमिंटांग पार्टी भाग के ताइवान के आइलैंड पे चली गई और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना पे आ गई। तो भैया, सिक्योरिटी काउंसिल जो था, सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रीकर्सर था वो तो 1945 में बन गया और ये सिविल वॉर हुआ था 1949 में। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें जो भी हैं, चाइना की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और यूनाइटेड नेशंस में इनकी क्या औकात है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आ कॉन्स्टिट्यूशनल पिकल ऑफ आंध्र काइंड। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। यूट्यूब में आप एक काम करिए, जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम मेरे नाम के साथ सर्च मारिए तो आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। आपको थंबनेल दिख रहा है, व्हाट्स द डिस्प्यूट बिटवीन जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इस वीडियो को देख लीजिए जाके। कल मैंने बताया है, इसमें मैंने पूरा केस की जब से जगन मोहन रेड्डी की सरकार चुन के आई है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इनको, जून 2020 में, जून 19 में चुन के आए थे, तब से लेके अब तक जो भी जगन मोहन रेड्डी की सरकार करने की कोशिश कर रही है, हाई कोर्ट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ इस तरीके के इल्जाम है। 3 से 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इस आर्टिकल के बताए गए हैं, तो इस आर्टिकल को भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट आते हैं वैलीज वोट। द सेंटर मस्ट रिस्पेक्ट द वॉइसेस ऑफ रीजन एंड मॉडरेशन इन कश्मीर। इसमें 2 या 3 की पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा और सिर्फ उन की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में मैंने पहले एडिटोरियल में कभी भी डिस्कस नहीं किया है। बहुत जबरदस्त 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, होप अमिड अनसर्टेनिटी। इंडियन मॉनेटरी फंड की जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसका टाइटल है लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। हालांकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स को मैंने कल या परसों के करंट और एडिटोरियल में डिस्कस किया था, तो लगातार आप करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पे देखिए, तभी आपको फायदा होगा। इस आर्टिकल में जो 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपके लिए रिपीट करवा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज के लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे लेक्चर के पीडीएफ में अपडेट कर देता हूं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, समय मिलने पे आपकी सारी जेन्युइन क्वेरीज का जवाब दूंगा। वीडियो पे लाइक का बटन, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ये करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चाइनाज राइज एंड फॉल एट द यूएन। इट इज एन अपॉर्चुन टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू पुश फॉर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एंड रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म इन द ग्लोबल सिस्टम। यानी कि ये अपॉर्चुन टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू दिल्ली के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को पुश किया जाए, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जाए। अब भाई, भले ही अपॉर्चुन टाइम है और न्यू दिल्ली ऐसा करने की कोशिश कर भी रहा है। मोदी साहब जाने कितनी बार अपनी लेक्चर में यूनाइटेड नेशंस में बोल चुके हैं, अपनी स्पीच में यूनाइटेड नेशंस में बोल चुके हैं कि देखिए, रिफॉर्म करने की जरूरत है, यूएन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, बट शायद यूएन रिफॉर्म होना चाहता नहीं है। या फिर आप स्पेसिफिकली कहिए, ये जो 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है और ताकत कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। 75 साल हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को बने हुए, और ये बड़े आसानी से आप गिन सकते हो। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1945 से लेकर अब तक कितना टाइम बीता है? तो 1945 से 2000 तक 55 साल, और उसके बाद 20 साल और जोड़ लीजिए तो 75 साल। तो 75 ईयर्स बीत चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका यूनाइटेड नेशंस बना था। अभी चाइना की बात की जाए कि चाइना का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या चल रहा है। देखिए, एक रिसेंट चीज हुई है अभी, फॉर अ सीट, इलेक्शन फॉर अ सीट ऑन यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडिया ने यहां पे चाइना के कैंडिडेट को हरा दिया। और ये जो न्यूज है ज्यादा देर पहले की न्यूज नहीं है, 15 सितंबर 2020 या 14 सितंबर 2020 के लगभग की न्यूज है। तो भैया, पिछले 10 सालों में पहली सच विक्ट्री है ये इंडिया के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि चाइना कुछ और जगहों पे हारा है। जैसे कि एक और इलेक्शन ये हार गया टाइनी समोआ से। एक सीट थी यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में, इसमें चाइना का कैंडिडेट भी लड़ रहा था, बट चाइना का कैंडिडेट नहीं लड़ा। ये छोटी सी जो
कंट्री है समोआ, इसका कैंडिडेट जीत गया। उसके बाद आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाली जो सीट थी उसमें 5 कंटेस्टेंट्स थे और 4 वैकेंसीज थी। सऊदी अरेबिया को सीट नहीं मिली, चौथे नंबर पे आया चाइना। अगर सऊदी अरेबिया जीत जाता तो चाइना इससे बाहर हो जाता। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इस पे भी जो ये सीट जीता है आपका चाइना, बड़ी मुश्किल से जीता है। 4 में से मतलब 5 टोटल कैंडिडेट्स थे, 4 सीटें थी, उसमें चौथे नंबर पे आया चाइना, सऊदी अरेबिया हार गया। उसके बाद अर्लियर चाइना's कैंडिडेट had lost to a Singaporean in the race for DG वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए सिंगापुर का एक कैंडिडेट जीत गया, चाइना का कैंडिडेट हार गया। 2011 की बात की जाए तो इंडिया ने चाइना को डिफीट किया था। ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट है यूनाइटेड नेशंस में, उसमें एक सीट के लिए। अब यहां पे बात देखिए दोस्तों, ये रीसेंट कुछ केसेस मैंने आपको बताए हैं जहां पे चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाइना के जो कैंडिडेट हैं, उनको जगह नहीं मिल पाई यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन अगर आप बात करो चाइना की हिस्ट्री यूनाइटेड नेशंस में, तो चाइना ने बहुत एडवांटेज उठाया यूनाइटेड नेशंस में अपनी पोजीशन का। एक तो पहली बात, ये परमानेंट मेंबर है P5, तो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चीजों को वीटो कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो हार्ड पावर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो बहुत तगड़ी है। और इससे पहले चाइना ने यूएन इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पकड़ी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप पोस्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के लीडर्स ना के बराबर रहे हैं। और चाइना की जो पकड़ है ना यूनाइटेड नेशंस के इलेक्शंस के अंदर, वो इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया भी अपने आप को कभी कभी पुल बैक कर लेता है। 2019 में जब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल की सीट के लिए इलेक्शंस हो रहे थे, तो इंडिया ने अपने आप को पुल बैक कर लिया, क्योंकि इंडिया पता था कि हम चाइना के सामने हार जाएंगे। अभी बात यह है कि चाइना इस लेवल पे पहुंचा कैसे यूनाइटेड नेशंस में। चाइना इस लेवल पे पहुंचा है मल्टीलैटरलिज्म की मदद से। अब यहां हम हिस्ट्री में घुस रहे हैं। चाइना का इन्वॉल्वमेंट आपका यूनाइटेड नेशंस में कैसे शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशंस आपको पता है दोस्तों 1945 में बना है, बट यूनाइटेड नेशंस का प्रीकर्सर क्या था? यूनाइटेड नेशंस का प्रीकर्सर था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस 1918 में बना था, जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। आपको पता है कि चाइना में भी कॉलोनियल पावर्स डोमिनेंट थी। तो चाइना में जापान बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करके बैठा था, चाइना में कुछ ऐसा इलाका था जहां पे जर्मनी कब्जा करके बैठा था। तो अब यहां पे देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चाइना ने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को या एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेसी को लगा के जर्मनी ने जो हिस्सा चाइना का कब्जा रखा था वहां से जर्मनी को निकालने की कोशिश की। अब उस समय पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग ही लेवल पे काम करती थी। जापान इन्वॉल्व था, जर्मनी इन्वॉल्व था, यूएस इन्वॉल्व था, इंग्लैंड इन्वॉल्व था, फ्रांस इन्वॉल्व था। ये उस समय की मेजर पावर्स थी। चाइना कहीं से भी उस समय की मेजर पावर नहीं थी। हालांकि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस को देखोगे तो इंडिया भी लीग ऑफ नेशंस का पार्ट था, बट प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया कॉलोनी था, इंडिया वाज नॉट अ फ्री कंट्री। तो इंडिया के बिहाफ पे डिसीजंस कौन ले रहा था? इंडिया के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा था इंग्लैंड। तो इंडिया का मेंबर होना ना होना मैटर नहीं करता। चाइना का भी एक बहुत मेजर इलाका था जो फॉरेन पावर्स के कंट्रोल के अंदर में था। चाइना ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की कंडीशंस को इस्तेमाल करके अपने इलाके को छुड़ाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली जो उनकी ये टैक्टिक्स थी वो काम नहीं दे पाई, क्योंकि उस समय पे चाइना ना के बराबर स्ट्रांग था, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। फिर आप देखोगे यूएस की बात की जाए, यूएस चाइना का दोस्त बना धीरे धीरे। आज की डेट में ये बात तो माननी पड़ेगी, चाइना जो इतनी ताकतवर कंट्री बन के हमारे सामने खड़ी है ना, उसकी एक मेजर वजह आपकी यूएस है। यूएस ने कोशिश की है चाइना की मदद करने की। चाइना और जर्मनी के बीच में पीस डील साइन करवाने में भी यूएसए का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज जो थे वो अलाइड पावर्स के अगेंस्ट चले गए। वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा नहीं था, बट वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज अलाइड पावर्स के अगेंस्ट चले गए। अभी उस केस में यूएस और चाइना एक तरफ नजर आएंगे, और यूएस बहुत सारे ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगा जापान के अगेंस्ट। आपको पता है ना 1945 में यूएस जापान कट्टर दुश्मन बन के उभरे थे। यूएस शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुस नहीं रहा था, फिर भाई आपका हो गया ये पर्ल हार्बर वाला इंसिडेंट, और फिर यूएसए भी वॉर में कूद गया और पूरा ही बवाल मच गया। चलिए कोई बात नहीं। अगर आप यूएस और चाइना के रिश्तों की बात करो, भाई एक बहुत बड़ी चाइनीज कम्युनिटी है जो कि यूएस में सेटल्ड है। अगर आप यूएस के वेस्ट कोस्ट में चले जाओ ना, तो कुछ सिटीज तो ऐसी है जहां पे चाइना ही चाइना आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं।
और ये बहुत पहले शुरू हो गए थे। कैसे पता चलेगा? देखिए, यूएस ने चाइना को 4 पुलिसमैन नाम के ग्रुप में इंक्लूड किया था। ये जो 4 पुलिसमैन नाम का जो ग्रुप बना था, दिस वाज अ ग्रुप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर इंश्योरिंग वर्ल्ड पीस पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू अलॉन्ग विद रियल विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो भैया, रियल विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एक तो यूएस था, दूसरा यूएसएसआर था, तीसरा यूके था। ये तो पता ही है। इसके साथ साथ किसको जोड़ दिया? चाइना को जोड़ दिया। मतलब चाइना को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स माना गया यहां पे इस 4 पुलिसमैन ग्रुप का, जबकि चाइना इतना इकोनॉमिकली और टेक्निकली एडवांस था भी नहीं उस समय पे। और बाद में इस 4 पुलिसमैन वाले ग्रुप में कौन जुड़ गया? फ्रांस जुड़ गया। और इन 5 कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया? सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, ये जो 4 पुलिसमैन वाला ग्रुप था, इसमें एक जुड़ा फ्रांस, P5। कब जुड़ा? एट द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1945 वेयर द यूएन चार्टर वाज फाइनलाइज्ड। और जब यूएन चार्टर फाइनलाइज्ड हुआ, यही 5 मेंबर्स क्या बन गए? 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो पावर। तो भैया, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, अगर आप बात करो लीग ऑफ नेशंस की, तो लीग ऑफ नेशंस के बाद ये जो यूनाइटेड नेशंस बना, इस यूनाइटेड नेशंस में एक मल्टीपोलर वर्ड था। आप देखो कि जब आपका लीग ऑफ नेशंस बना था, उसमें भी 2-3 कंट्रीज डोमिनेंट थी। जैसे यूएसए डोमिनेंट था, यूके डोमिनेंट था, यूके खासकर डोमिनेंट था, फ्रांस डोमिनेंट था। तो यूएस, फ्रांस जैसी कंट्रीज अपनी बादशाहत को शामिल करने की कोशिश कर रही थी, स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। कॉलोनियल और जो पिछड़े हुए देश थे, उनको बिल्कुल भी फ्री करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉलोनीज को जीतने के लिए लड़ा गया था और बाद में कॉलोनी से फायदा निकालना था। लेकिन जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, तो इन कॉलोनियल कंट्रीज को पता चल जाएगा कि ये जो कॉलोनियलिज्म है, हम एक लिमिट से ज्यादा आगे खींच के नहीं ले जा सकते। तो यहां पे एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, और वाइडर रिप्रेजेंटेशन में चाइना को इनवाइट किया जाएगा। और अब एक मल्टीपोलर वर्ड बनेगा और बोलेगा कि हाँ भाई देखिए, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर आपका एशिया का भी है। यहां पे यूएस का थॉट प्रोसेस कुछ और तरीके से काम कर रहा था। अब जब यूएस ने चाइना की मदद की, तो यूएसए को लगा कि ये जो चाइना है ना, ये यूएसएसआर के अगेंस्ट एक बलवर्क की तरह काम करेगा। बात ये कि देखिए, यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी, यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। अब जिस समय पे यूएस इस तरीके की माउंडाउली और बातचीत कर रहा था यूएसएसआर से, तब तक यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बनी थी। ये सारी बातचीत हम 1945 के लगभग ही समझ लीजिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया भर में यूएसए दोस्त ढूंढ रहा था, और एक दोस्त मिला उसको चाइना में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यूएस को शायद ये नहीं पता था कि 1949 में एक सिविल वॉर हो जाएगा, और कोमिंटांग पार्टी, जिसके साथ यूएस ये सारी बातचीत कर रही थी, उसको भाग के जाना पड़ेगा ताइवान, जिसको बोला जाता था आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा। और जो मेनलैंड चाइना है, उस पर कब्जा कर लेंगे कम्युनिस्ट, जिसको बोला जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और फिर जो मेनलैंड चाइना, उस पर बनेगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान है, उस पर बनेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो समझ गए दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है कि भैया, जो भी बातचीत यूएसए कर रहा था, वो कर रहा था आपका कोमिंटांग पार्टी के साथ, जो कि प्रॉपरली कम्युनिस्ट नहीं थी। ताइवान में डेमोक्रेसी है, लेकिन मेनलैंड चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोमिंटांग पार्टी को भगा दिया गया, चियांग काइशेक को भगा दिया गया, और मेनलैंड चाइना पे कब्जा हो गया माओ जेडोंग का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ समय तक चाइना और यूएसए के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब रहेंगे। बाद में चाइना यूएसए के रिश्ते थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू होंगे। कौन सी चाइना? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ताइवान वाला, इसने अपनी यूएन की सीट बचा के रखी चाइना में। मतलब चाइना का जो यूएन सीट थी 1971 तक, ये किसके पास रही? रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास रही। 1971 में यूएन से रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सपेल कर दिया गया, और उसकी जगह किसने ले ली? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहां पे एक पोजीशन ये उभर के आई कि चाइना कौन है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 के सिविल वॉर के बाद बहुत लंबे समय तक इस बात पे कंफ्यूजन रहा कि भैया ऑफिशियली चाइना का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रिपब्लिक ऑफ चाइना है या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है? तो ताइवान वाले बोल रहे थे हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट ताइवान तो इतना जरा सा आइलैंड, छोटा सा आइलैंड, वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बार बार बोल रहा था हम है हम है। फाइनली आप देखोगे 1971 में रिपब्लिक ऑफ चाइना से मेंबरशिप हटा दी जाएगी यूनाइटेड नेशंस की, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी जाएगी। और यहां पे आप देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड निक्सन, ये बीजिंग जाएंगे 1972 में, और फाइनली यूएस और पीआरसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रिश्ते अच्छे होने शुरू होंगे। और आज की डेट में जो चाइना इतनी जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बैठा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। यूएसए ने चाइना की इस लेवल पे मदद की है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, 1945 के बाद
यूएसए ने इंडिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की थी, बट इंडिया नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत को मानता था और इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली यूएसए के साथ अलाइन होने से मना कर दिया। चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और चाइना स्ट्रैटेजिकली अलाइंड हो गया यूएसए के साथ। अगर इंडिया स्ट्रेटेजिकली अलायंस्ड हो जाता यूएसए के साथ और कोल्ड वर्ल्ड वॉर में यूएसए की तरफ चला जाता, तो शायद अक्सई चीन हमारे हाथ से जाता नहीं, हमारे पास ही रहता। ठीक है, क्योंकि यूएसए के अंदर ताकत थी कि किसी भी तरीके की चाइनीज एग्रेशन को वो रोक सकते थे। बट कहीं ना कहीं जो हमारी लीडरशिप थी, और हमारी लीडरशिप की सोच भी देखिए कुछ गलत नहीं थी। नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जानते थे कि इतने वायलेंस, इतनी लड़ाई के बाद हम लोग आजाद हुए, अब भी अगर हम अलाइन हो जाएंगे और एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट बन जाएंगे जहां पे इतनी अशांति है, तो वो सही नहीं है। ये उस समय के लीडर्स ने सोचा, बट उस समय के लीडर्स ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाए कि भैया कल की डेट में चाइना इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर हमारा इतना बड़ा इलाका हथियार लेगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। चलिए भाई, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कोविड 19 के पैंडेमिक आ गया है और कोविड 19 के पैंडेमिक के बाद जो इंटरनेशनल फुटिंग है चाइना की, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है चाइना की, वो पड़ गई है कमजोर। और इनफैक्ट कोविड 19 में मल्टीलैटरलिज्म ही कमजोर पड़ गया है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वही कमजोर पड़ गया है। चाइना यहाँ पे उठ रहा है, एक तो चाइना ने कोरोना फैला दिया, इस बात पे लोग नाराज हैं। चाइना अपनी गलती नहीं मान रहा है, किसी भी तरीके से अपने आप को अकाउंटेबल नहीं कर रहा, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में, इसलिए भी लोग नाराज हैं। और कहीं ना कहीं चाइना यूएस की ग्लोबल हेगोमोनी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए यूएसए उससे नाराज है। और इसलिए यहाँ पे दो पोल्स बनते नजर आ रहे हैं, एक तरफ यूएसए है और एक तरफ है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जो दो बॉडीज बनी थी आपकी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनमें कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाए। और इनमें बहुत समय से रिफॉर्म्स की कोशिश की जा रही है, बट एक्चुअली में रिफॉर्म हो नहीं पा रहा है। चार मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जापान, ब्राजील, इंडिया और जर्मनी, बहुत लंबे समय से परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे अपनी सीट मांग रहे हैं, बट इनको मिल नहीं रही है। अभी की बात की जाए तो 2021 में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर की सीट लेने वाला है, अगले साल ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है, G20 समिट इंडिया में होने वाली 2022 में। तो चलिए ठीक है, इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में, पैंडेमिक में, काउंटर टेररिज्म में, बट कहीं ना कहीं रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरिज्म निकल के नहीं आ रहा है। अभी ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चाइना की पावर कम है, इंडिया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उठा के यूनाइटेड नेशंस में अपने दबदबे को बढ़ा सकता है। बट अपने दबदबे को बढ़ाना अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। यूनाइटेड नेशंस में अगर इंडिया को कोई भी एक्स्ट्रा ताकत मिलने की बात होगी, चाइना उसको वीटो कर देगा, ये बात कंफर्म्ड है। चाइना तो भैया सीधे सीधे ये बोल रहा है कि पैंडेमिक से रिलेटेड अगर कोई भी बात होगी तो उसको हम वीटो कर देंगे, मतलब पैंडेमिक से रिलेटेड बात हम करेंगे नहीं, चाइना ने साफ साफ बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं चाइना के प्रति एक गुस्सा है, इसका इंडिया को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक फायदा कैसे उठाना चाहिए? प्रोएक्टिवली हर इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर के डिसीजन को चाइना ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है, ओपनली बोल रहा है कि हम लद्दाख को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो जब इतना ज्यादा वो एंटी इंडिया हो चुका है, तो किसी भी तरीके के रिफॉर्म्स जो कि इंडिया के फेवर में है, वो चाइना होने देगा नहीं, इस बात पे तो कोई डाउट है नहीं। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई आपकी इंडिया चाइना की। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिकल ऑफ द आंध्र काइंड, भैया इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिए, जाके देखिए, ये वो वीडियो है, व्हाट्स द डिस्प्यूट बिटवीन जगन मोहन रेड्डीज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इस वीडियो को देखिए, चीजें कुछ हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बात करो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में, तो दो बड़े नाम निकल के आते हैं। एक तो जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि आपके सामने बैठे हैं, एक चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, अब यहां पे कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बीच की जो लड़ाई है, अपोजिशन जो पार्टीज होती है उनकी लड़ाई तो देखिए होती है, इंडिया में कॉमन और होनी भी चाहिए, चलिए कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी को खींच लिया गया है बीच में। और ये कब खींचा गया? जब जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े साहब को। यहां पे एक कैटापुल्ट नाम की मशीन की बात की गई। ये देखिए, वो कैटापुल्ट नाम की मशीन है। एंशियंट टाइम्स में जब जंगें हुआ करती थी, तो एक आग का जलता हुआ गोला या बम इसमें रखा जाता था। ओके, यहां पे ये धागा जुड़ा हुआ है, इसको नीचे तक खींचा जाएगा, ये धागा छोड़ दिया जाएगा और ये जो लीवर है वो एकदम से कस के आएगा और ये बम बहुत दूर वाले इलाके में फेंकेगा। इसको बोला जाता था कैटापुल्ट। तो ये कैटापुल्ट अपोजिशन में बम की बारिश करके अपोजिशन को अनस्टेबल करता था। यहां पे कुछ ना कुछ जगन मोहन रेड्डी साहब को ऐसे दिखाया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी साहब ने इस कैटापुल्ट का इस्तेमाल करके बम फेंका है अपोजिट साइड पे। और ये बम कहां पे फेंका है?
सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं फेंका है, एक जज के ऊपर फेंका है जिनका नाम है एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और एनवी रमन्ना कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, ये सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं आपके, जो बोबड़े साहब हैं। बोबड़े साहब इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हैं। सीजेआई जो अभी हैं बोबड़े साहब, वो अप्रैल 2021 में 2021 में रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर कोई जुडिशियल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है तो एनवी रमन्ना साहब है। यहां पे ओपनली एनवी रमन्ना साहब को जगन मोहन रेड्डी साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब इतने सीनियर जज के ऊपर, जो अगले साल सीजीआई बनने वाला, उसके ऊपर सीधा इल्जाम। अब ये जो लेटर लिखा है जगन मोहन रेड्डी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब को, यहां पे लेटर साफ साफ शुरुआत में क्या बोल रहा है कि देखिए, अगर आप गवर्नमेंट के हिस्से बताइए तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीनों की बराबर पावर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। चीफ मिनिस्टर साहब भी अपने लेटर में ये लिख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इज एन इक्वल पार्टनर ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इन सर्विंग द पीपल। बट ठीक है, लेकिन यहां पे दोस्तों बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, और ये बात को जगन मोहन रेड्डी साहब भी बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी हद पार ना कर दें, इसलिए जुडिशियल रिव्यू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में होना जरूरी है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट जुडिशियल इंटीग्रिटी भी होना जरूरी है। और यहां पे रेड्डी साहब बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट जुडिशियल इंटीग्रिटी नहीं है, और बहुत जबरदस्त तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है जस्टिस एन रमन्ना के ऊपर, जो कि अभी सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप यहां पे देखिए कि चंद्रबाबू नायडू जी की जब सरकार थी, तेलुगु देशम पार्टी की सब सरकार थी, उनकी सरकार में ये जो जस्टिस रमन्ना थे, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जिनका नाम था जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस जे चेलामेश्वर को कोर्ट किया है जगन मोहन रेड्डी जी ने। और जगन मोहन रेड्डी जी ने पॉइंट आउट किया कि जो जस्टिस जे चेलामेश्वर थे, इन्होंने पहले पॉइंट आउट किया कि जो जस्टिस रमन्ना है, ये चंद्रबाबू नायडू के बहुत ज्यादा करीब है। तो यहां पे जगन मोहन रेड्डी साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इससे पहले आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही ऐसा बोल चुके हैं कि जो मिस्टर रमन्ना है, इनकी काफी बनती है चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ। चलिए ठीक है, अब जस्टिस रमन्ना जी के ऊपर इल्जाम क्या लगाया? जस्टिस रमन्ना जी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस करके जो रोस्टर है उसको डिसाइड करते हैं। रोस्टर अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आओगे दोस्तों, जैसे कोविड-19 के बाद रोस्टर निकलने लगा कि कौन से दिन कौन कौन आएगा, उसी तरीके से हाई कोर्ट में कौन से केस को कौन कौन देखेगा, इसके लिए रोस्टर निकलता है। और इस रोस्टर को निकालने की ताकत इसके पास है चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऊपर जस्टिस एन रमन्ना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस एन रमन्ना अगले सीजीआई बनने वाले हैं, तो उनकी औकात तो काफी है ही जुडिशरी के अंदर। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भी उनकी बात को टालेंगे नहीं, इस बात को ध्यान देते हुए कि पहले भी इसी हाई कोर्ट में आपके रमन्ना सर्व कर चुके हैं। तो इस केस में रोस्टर्स को कुछ इस तरीके से जस्टिस रमन्ना इन्फ्लुएंस करवाते हैं दिल्ली में बैठ के, मतलब दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, कि भाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं वो ऐसे जजों के पास जाएंगे जो जज एंटी गवर्नमेंट है। ये बात यहां पे सीधे सीधे जगन मोहन रेड्डी साहब ने कही है। तो मतलब स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड और जो कुछ भी आपकी जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार, वाईएसआई कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, उसको ये जज इंटेंशनली पास करने की जरूर कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर निकालती है उसको ये जो जजेस हैं वो रिवर्स कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो पिछली तेलुगु देशम पार्टी थी, उस समय पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन हुआ, उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बताई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो इंक्वायरी थी उसको बीच में रोक दिया हाई कोर्ट ने। फिर हाई कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार ने पिछले 18 महीने में जो भी डिसीजंस पास किए हैं उनको रोक दिया है। चाहे वो अमरावती से कैपिटल को 3 कैपिटल में पहुंचाने की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने की बात हो, चाहे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार को हटाने की बात हो, इन सारे डिसीजंस को रिवर्स किया है किसने? आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है, जो अभी आपको बताया इसको जरूर देख लीजिए जाके। फिर भाई साफ साफ यहां पे इल्जाम लगाया जा रहा है, बहुत सीरियस इल्जाम है कि अमरावती में ये जो कैपिटल बनाने की बातचीत चल रही है, उस कैपिटल के बनाने में जो तेलुगु देशम पार्टी के हेड है एन चंद्रबाबू नायडू और उनके फैमिली मेंबर्स की काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं। साथ साथ जो आपके जज हैं एन रमन्ना जी, उनके ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स, मतलब उन्होंने भी काफी जमीनें वहां पे एक्वायर कर रखी हैं, ऐसा बोल रहा है। तो एन रमन्ना की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास भी बहुत सारी जमीनें हैं
अमरावती में। तो इस तरीके के सीरियस चार्जेस लगाए जा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू जी की जो सरकार में एडवोकेट जनरल थे दमलपति श्रीनिवास को इन सारे करप्शन में इन्वॉल्व माना गया और यह बोला गया कि भाई दमलपति श्रीनिवास के अगेंस्ट हम एक एफआईआर फाइल कर रहे हैं और उस एफआईआर के बाद दमलपति श्रीनिवास से हम लोग इंक्वायरी करेंगे। लेकिन जैसे ही इस एफआईआर को फाइल करने की बात की गई, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस जेके महेश्वरी, उन्होंने 15 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में यह बोला कि ये जो एफआईआर फाइल की है ना आपने दमलपति श्रीनिवास के अगेंस्ट, इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे और मीडिया इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेगी। मतलब कि दमलपति श्रीनिवास जो कि एडवोकेट जनरल थे आपके आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी के राज में, तो उनको पकड़ के चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जगनमोहन रेड्डी जी, और उसके लिए एफआईआर भी फाइल की जगनमोहन रेड्डी जी ने। अभी इस एफआईआर की रिपोर्टिंग कर रही थी मीडिया को साफ साफ बोल दिया आंध्र प्रदेश ने कि आप इस एफआईआर की रिपोर्टिंग नहीं करोगे आप। इसके बाद बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ है आपका किसका, चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। जस्टिस जेके महेश्वरी ने जो 15 सितंबर में ऑर्डर इशू किया और बोला कि भैया एफआईआर जो फाइल की गई है गवर्नमेंट के द्वारा किसके अगेंस्ट, दमलपति श्रीनिवास के अगेंस्ट, उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये रहे दमलपति श्रीनिवास, प्रीवियस एडवोकेट जनरल। इस चीज के ऊपर काफी प्रॉब्लम है। क्या बोला यहां पे जस्टिस महेश्वरी साहब ने कि भैया कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इस एफआईआर में जो कि दमलपति श्रीनिवास जी के अगेंस्ट फाइल हुई है। उसके साथ साथ भैया मीडिया किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग नहीं करेगी इस एफआईआर के ऊपर। अब यहां भैया एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो करप्शन का केस है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जा रहा है महेश्वरी साहब का ये ऑर्डर है। सीजेआई बहुत बड़ा ऑफिस है। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या बोल रहा है कि भैया आपने जो एफआईआर करप्शन के चार्जेस में फाइल की है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, मीडिया इस एफआईआर की रिपोर्टिंग नहीं कर सकती। किस बेसिस पे महेश्वरी साहब इसको रोक रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ द प्रेस टू properly report on matters of public importance and the right as citizens to receive such reports, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी में। किस तरीके से इस एफआईआर की जो इंक्वायरी है वो पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकती है? ऑन व्हाट बेसिस हैज चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट महेश्वरी साहब हैव स्टॉप्ड द इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस एफआईआर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर अब तक नहीं मिल पाया है। इंडीड देखिए क्या लिखा है, one would like the Andhra Chief Justice to explain to us what the crucial aspect of the security of the state or integrity of the country involved in this case of alleged land grab through insider knowledge that we citizens should not know about। यानी कि अगर लैंड ग्रैब हुआ है और इनसाइडर में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो अगर लोगों के सामने करप्शन आ जाता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप रोक क्यों रहे हो इस चीज को? तो भैया ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि हाई कोर्ट का एक सीनियर जज इस लेवल पे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होके एक एग्जीक्यूटिव को मदद करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पुराने एग्जीक्यूटिव्स और पुराने जो लेजिस्लेचर के पार्ट थे उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये गलत है, ये सीधे सीधे गलत है। ये जुडिशरी की इमेज को टार्निश करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहां पे ये है कि ये ऑर्डर अभी भी एप्लीकेबल है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस ऑर्डर को रिवर्स नहीं किया। अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डर को रिवर्स कर देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्डर अभी भी लागू है। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि जो रमन्ना साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठे हैं, वो इन चीजों को इनसाइडर तरीके से काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके इन्फ्लुएंस के चलते इस चीज को रिवर्स नहीं किया जा रहा है। यानी कि आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस का जो डिसीजन है कि इस एफआईआर में कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इस एफआईआर में कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर सकता था बट नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद बैक एंड से रमन्ना जी जोर लगा रहे होंगे कि ये इन्फोर्स ना हो। तो यहां पर रमन्ना जी का क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है और ये सीरियस चार्जेस हैं। अगर आप जगनमोहन रेड्डी की बात करो तो जगनमोहन रेड्डी भी कोई दूध के धुले नहीं है। इनके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हड़पने का, इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के इल्जाम है। तो जितने भी लीडर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बाबू साहब हो, चंद्रबाबू नायडू, चाहे वो जगनमोहन रेड्डी हो और चाहे वो जस्टिस एनवी रमन्ना हो, सब लोगों के अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस समता यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि ऑन पेपर नहीं है। अब देखिए पॉलिटिशियंस के हिसाब तो केस चलते ही रहते हैं, लेकिन जुडिशरी को यहाँ पे बहुत हद तक न्यूट्रल होना पड़ता है। जुडिशरी को न्यूट्रल ही समझा जाता है और यहाँ पे जुडिशरी सीधे सीधे न्यूट्रल नजर नहीं आ रही है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर इसके ऊपर थोड़ी बातचीत करी जाए तो बोला जा रहा है, यहाँ पे ऑथर ये सजेशन दे रहा है कि हम एक लीडरशिप कमीशन बना सकते हैं जिसका काम क्या होगा, इट वुड फोकस ऑन मेजर्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड कीप हाई लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी फ्रॉम आवर लीडर्स
मतलब हमारे लीडर्स हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी करें, ये लीडरशिप कमीशन एनफोर्स करेगा, इंश्योर करेगा। और इन लीडर्स में केवल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स नहीं, हमारे जजेस भी आएंगे। ठीक है, तो भैया ये जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, कहीं ना कहीं इसको लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो जज वाला इशू हो रहा है इसे देखने के बाद, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वैलीज वॉइस ऑन जेएंडके गुपकर अलायंस। वैसे तो मैं गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले डिस्कस नहीं किए। 4 अगस्त 2019 को यह गुपकर डिक्लेरेशन लिया गया था। इन लोगों को पता चल गया था कि 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस, इसको रिवोक किया जाने वाला है। इसके अगेंस्ट इन्होंने गुपकर डिक्लेरेशन लिया। बाद में भैया सरकार ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया और सब लोगों को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अब आप देखोगे कि जो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की, एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, एक है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक है आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक है जेएंडके पीपल्स मूवमेंट, एक है आपका सीपीआईएम मॉइस्ट। ठीक है, तो ये जो 5 पार्टीज हैं वो एक दूसरे के पास आती नजर आ रही हैं। अभी बात दोस्तों यहां पे ये है कि इन 5 पार्टीज में अपने बहुत आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे। जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था ना, तब ये पार्टीज अक्सर कर आपस में भिड़ती थी, अक्सर कर एक दूसरे के इल्जाम लगाती थी गवर्नेंस को लेके, पॉलिसी इश्यूज को लेके, और आपस में लड़ती थी। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया है, तो इनकी तो सारी सियासी रोटियां बंद ही हो गई, खत्म हो गई इनकी सियासी रोटियां। तो अब जब इनकी सियासी रोटियां खत्म हो गई हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई साथ आना चाहिए और सबसे पहले आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने की बात करनी चाहिए। पहली चीज ये बताइए। दूसरी बात यहां पे ये बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज हैं उसके साथ सेंटर लेवल की जो पार्टीज हैं उन्होंने हमेशा से गठबंधन बनाया है। तो जब कांग्रेस सेंटर में पावर में रही है तो उसने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन बनाया है। जब बीजेपी सेंटर में पावर में रही है तो भी उसने कश्मीर की पार्टीज के साथ पॉलिटिकल गठबंधन बनाया है। लेकिन अब यहां बिल्कुल चीजें बदलती नजर आ रही हैं। ऑथर यहां पे यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी का जो यह तरीका है कि हम अकोमोडेशन नहीं करेंगे, डोमिनेशन करेंगे, तरीका सही नहीं है। इस तरीके ने बीजेपी को इनके हार्टलैंड यानी यूपी, राजस्थान, बिहार वाले इलाके में तो वोट दिलवा दिए, बट लॉन्ग टर्म्स में यूजफुल नहीं होने वाला है। तो ऑथर साफ साफ ये बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है ये बीजेपी को नहीं हटाना चाहिए था, यहां पे अकोमोडेशन का सिद्धांत लेके आना चाहिए था, ना कि डोमिनेशन का। अकोमोडेशन डोमिनेशन समझ रहे हो ना, आप जम्मू एंड कश्मीर को उनके सेल्फ राइट्स दे दो, आप उनको डोमिनेट मत करो। क्योंकि अब आपने उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया तो अब आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, सब कुछ आप बराबर कर रहे हो, आप अकोमोडेट करो। अगर आप डोमिनेट करोगे तो आप उनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे, ये यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऑथर का ये लॉजिक सही है दोस्तों, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कैसे पाकिस्तान ने डोमिनेट करके रखा है? गिलगित बल्तिस्तान छोड़िए, बलूचिस्तान पे आ जाइए, जो वेस्टर्न हिस्सा है आपका पाकिस्तान का, जो ईरान के साथ बॉर्डर लगाता है, जिसपे हमारा बॉर्डर लगता भी नहीं, बलूचिस्तान के हिस्से में पाकिस्तान ने कैसे कंट्रोल करके रख रखा है? बलूचिस्तान में तो बहुत लंबे समय से एक नेशनल मूवमेंट चल रहा है आजादी के लिए कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। क्या आज तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो पाया? पाकिस्तान उसको मिलिटरली डोमिनेट कर रहा है। चाइना में देख लीजिए, चाइना ने तिब्बत को मिलिटरली डोमिनेट किया है और वहां पे तिब्बत में आज की डेट में ज्यादा बवाल होता नजर नहीं आता है। बलूचिस्तान में बवाल होता है, बट पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ब्रूटली सप्रेस किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में बहुत समय से अकोमोडेशन करके उसको अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहा था। बट जितना ज्यादा अकोमोडेशन कर रहे थे, उतना ही ज्यादा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो बढ़ रही थी, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी चीजें, उतना ही ज्यादा इन्फ्लेंटेशन हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, सब कुछ चालू था। तो सेंटर को एक समय के बाद ये लगा कि भाई बहुत हो गया, अब कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। स्पेशल स्टेटस इसलिए दिया गया था कि कश्मीर के लोगों को लगे कि वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं और सारी शांति आ सके। बट कश्मीर में इतने सालों से शांति नहीं आई है, तो डेफिनेटली यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यह समझ में आया कि अकोमोडेशन की टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं डोमिनेशन करके, डेवलपमेंट करके इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, और सरकार ने वो कर दिया। बट इसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं नहीं भाई, अकोमोडेशन और करते रहो। अभी मेरे को भी इस बात पे बहुत डाउट है कि अकोमोडेशन का आइडिया आप कब तक और किस हद तक लागू कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से अकोमोडेशन करने की कोशिश की जा रही है बट कुछ भी नहीं हो रहा है कश्मीर में। चलिए, एक अलग चीज हो गई। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, होप एमिड अनसर्टेनिटी। यहां पे बात की गई जो लेटेस्ट इंडियन मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट आई है, जिसका टाइटल है अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट। कोविड 19 की बात की जाए तो कोविड 19 लगभग 1 मिलियन लोगों की जान ले चुका है।
ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड अ टॉल ऑफ ओवर अ मिलियन लाइव्स, लाइवलीहुड्स इरेडिकेट हो रहे हैं, इकोनॉमीज के आउटपुट गिर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्यूचर ऑलरेडी बहुत ब्लीक लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। फिर यह बोला गया है कि जो वर्ल्ड आउटपुट है वो गिरने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बोला गया कि ग्लोबल इकोनॉमी 2021 में 4.4% से घटेगी। ठीक है, पहले जब जून में एस्टिमेट आया था आईएमएफ का तो यह बोला गया था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 5.2% से घटेगी। अभी के लिए जो एस्टिमेट आया है उसमें बोला जा रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 4.4% से घटेगी, इंडियन इकोनॉमी लगभग 10% से घटेगी। यहां पे आईएमएफ कुछ बेसिक अजम्पशंस कर रहा है। आईएमएफ ये अजम्पशंस कर रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि यूरोप और यूएसए, इनकी इकोनॉमी थोड़ा सा रिबाउंड करेगी, क्योंकि जब इनके यहां से लॉकडाउन हटा तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई तो जो ग्लोबल आउटपुट है वो बढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है कि ये जो इन्फेक्शन है ना ये रिबाउंड कर सकता है, क्योंकि है तो ये वायरस और ये अभी भी रिबाउंड कर सकता है। अगर आप आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करिए, गीता गोपीनाथ जी, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, ये बोल रही हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ है ना मीडियम टर्म में यानी आज से 3-4 साल में 3.5% पे रुक जाएगी। यानी ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो तो करेगी आज से 4-5 साल बाद, लेकिन कम रेट पे ग्रो करेगी, केवल 3.5% पे ग्रो करेगी। और बोला गया है कि जो क्यूमुलेटिव लॉस होगा ना आउटपुट में, कोविड 19 के चलते जो क्यूमुलेटिव लॉस आ रहा है आउटपुट में, अगर प्री पैंडेमिक फेज से अगर आप कंपेयर करो 2020-2025 पीरियड को, तो 28 ट्रिलियन डॉलर से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कम होने वाली है, ऐसा आईएमएफ का बोलना है। यानी कि अगर कोविड 19 का पैंडेमिक नहीं आया होता तो जो ग्लोबल इकोनॉमी का साइज होता, और ग्लोबल ये पैंडेमिक आने के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी का साइन होगा इन 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 में, उसमें 28 ट्रिलियन डॉलर्स का फर्क होगा। मतलब जबरदस्त सेटबैक, और इतने बड़े सेटबैक के चलते इकोनॉमीज में नुकसान होगा ही होगा, गरीब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसको हम रोक नहीं सकते। अगर इसको रोकना है तो इंटरनेशनल फंड ने एक सिंपल आइडिया दिया है, इंटरनेशनल कॉपरेशन। बिना मल्टीलैटरलिज्म के, बिना एक दूसरे की मदद किए हुए, बिना एक दूसरे से दोस्ती किए हुए इस तरीके की प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्ती करे तो करे कैसे? यहां तो चाइना जैसी अपॉर्चुनिस्ट कंट्री बैठी है जो ये बोलती है कि नहीं भाई, पैंडेमिक तो एक ऐसा मौका है जिस समय पे हम अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हैं, हम विस्तार कर सकते हैं। ये जी जिनपिंग का सिद्धांत है। तो जब पूरी दुनिया कोविड 19 से जूझ रही है और कोविड 19 तुम्हारी कंट्री से मिलना है तो तुमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, और तुम यहाँ पे एक्सपेंशन की थ्योरी अपना रहे हो, तो साउथ चाइना सी में फ्रंट खोल रहे हो, ताइवान में फ्रंट खोल रहे हो, यूएस के अगेंस्ट फ्रंट खोल रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट फ्रंट खोल रहे हो, ये सही नहीं है। फिर यहाँ पे एक और बात बोली गई है, it is imperative for all countries to work closely to ensure that new treatments and vaccines are made available to all, since wider and faster availability of medical solutions could boost global income by almost $9 trillion by end 2025। तो भले ही हमको 28 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम मेडिकल सॉल्यूशंस को बूस्ट कर दें, कोविड 19 को इफेक्टिव तरीके से डील कर लें, इसको जल्दी खत्म कर दें, तो एंड 2025 तक हमको 9 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए वैक्सीन जल्दी आनी चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दें, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा वुलनरेबल हैं, जो वायबल फर्म्स हैं जो कि कोविड 19 के समय पे अनसस्टेनेबल हो रही है, उनकी मदद की जाए। तो इन सब चीजों को करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। अभी कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है ये तो देखिए समय ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना किया हो, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, उनको जरूर बताएं कि कुछ इस तरीके की वीडियोस है। अगर आप बोलेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आएंगे। गुड बाय।